মহাত্মা গান্ধী বলেছিলেন যে সুভাষ নিশ্চয়ই কোথাও লুকিয়ে আছে এবং এটা এতটাই বিশ্বাস করতেন যে তিনি তার পরিবারকে তার পাঠিয়ে বলেছিলেন তার যেন অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া না করা হয়। नेताजी ने 1939 में ही M9 करके एक संगठन बनाया था क्रांतिकारी। अफसोस तो ये होता है कि हमारे इतिहासकार इन फाइलों को देखते तक नहीं। নমস্কার, খোঁজ 24 আপনাদের স্বাগত। আজকে যার কথা বলবো সে শুধু বাঙালির আবেগ নয়, সারা ভারতবাসীর আবেগ। হ্যাঁ, তার নাম নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস। আমি দিল্লিতে গেছিলাম, মিস্টার কপিল কুমার নেতাজি রিসার্চের এক অন্যতম অধ্যাপক। আমরা প্রফেসর কপিল কুমারের কাছে কিছু অজানা তথ্য শুনে নেব नेताजी सुभाष बसु संपर्के। देखिए, नेताजी जुलाई में जब 43 में जब थाईलैंड गए तो वहाँ पे जाकर के वो थाईलैंड के किंग से मिलते हैं, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर से भी मिलते हैं दोबारा। और थाईलैंड की सरकार ने जो मदद की आज़ाद हिंद सरकार की और आज़ाद हिंद फौज की, वो एक बहुत महत्वपूर्ण मदद है उस काल में। बहुत कम लोग एक बात को जानते हैं कि आज़ाद हिंद फौज का जो निर्माण हुआ मोहन सिंह के ज़माने में भी, जब जनरल मोहन सिंह को कमांडर इन चीफ बनाया गया आज़ाद हिंद फौज का, तो ये विचार रास बिहारी बोस ने पहले जापान के अंदर गदर पार्टी के अनुभव को लेते हुए लिखा था। अच्छा। क्योंकि देखिए 1857 के अंदर अंग्रेजी सैनिकों को का ही इस्तेमाल करके, जो भारतीय अंग्रेजों की सेना में थे ईस्ट इंडिया कंपनी में, उनका इस्तेमाल करके विरोध किया गया। और उसके बाद इस काम को गदर पार्टी ने किया। और रास बिहारी बोस खुद गदर पार्टी के एक बहुत बड़े नेता रहे। और उन्होंने पंजाब में आकर के पंजाब के जो कैंटोनमेंट थे वहाँ घूम करके भारतीय सैनिकों द्वारा ही अंग्रेजी सेना में विद्रोह का प्रयास कराया था 1912-13 इस समय। लेकिन विश्व युद्ध प्रारंभ होने से पहले ही वहाँ पे ये योजना बननी शुरू हो गई थी। और उसके अंतर्गत रास बिहारी बोस, आनंद मोहन सहाय और राजा महेंद्र प्रताप, ये लोग एक प्रोमिनेंट रोल प्ले कर रहे थे उसके अंदर। और उस समय मेजर फ्यूजीवारा से मिलकर के जापानी जो था, ये सारी बात बनने की चली। और पहले ये हो रहा था कि शायद आज़ाद हिंद सरकार या आज़ाद हिंद फौज जो बने उसको लीड करने को राजा महेंद्र प्रताप से ही कहा जाए, क्योंकि राजा महेंद्र प्रताप ने पहले अफगानिस्तान में एक सरकार बनाई थी। लेकिन राजा महेंद्र प्रताप ने वहाँ पे अपने एक भाषण के अंदर रेडियो पे ये बात कह दी, तो इससे जापानी उनसे नाराज़ हो गए कि ये तो अभी सब गुप्त था, सीक्रेट था, ये बाहर क्यों आ गया। और तब उस समय निर्णय लिया गया था कि नेताजी को, सुभाष चंद्र बोस को जो है जापान बुलाया जाए। तो यहीं से ये प्लान शुरू होती है। और 2-3 बड़े ऐसे ऐतिहासिक तथ्य सामने आए हैं कि INA के अंदर जो पहली प्लाटून गई अंग्रेज़ों की, पंजाब रेजिमेंट की 27 लोगों की, उसमें 4 सिपाही ऐसे थे, सिख सिपाही, जो 1939 से ही नेताजी के संपर्क में थे। कलकत्ता के अंदर जब वो वहाँ पे पोस्टेड थे। ये तो पूरा फाइल आर्काइव के अंदर मौजूद है। तो अफसोस तो ये होता है कि हमारे इतिहासकार इन फाइलों को देखते तक नहीं। तो वो पूरी फाइल मौजूद है। उसके अलावा CIA के रिकॉर्ड्स में एक बहुत महत्वपूर्ण बात मिली है कि नेताजी ने 1939 में ही M9 करके एक संगठन बनाया था क्रांतिकारी। एक और इस पीरियड का साक्ष्य है कि लाला शंकर लाल नेताजी से मिलने के लिए जापान तक गए थे, लौट के आए। बाद में उन्हें अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार किया। और एक पानीग्राही हैं उड़ीसा के, जो बाकायदा नेताजी के टच में थे, जिन्हें अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार किया, 1943 के अंदर यातनाएं दी और उनकी हत्या कर दी जेल के अंदर ही। तो ये एक बड़ी व्यवस्थित तौर पे बात चल रही थी। और इसके बाद फ्यूजीवारा जो है वो थाईलैंड आता है।
और थाईलैंड में एक मीटिंग होती है, जिस मीटिंग में सत्यानंद पुरी मौजूद हैं, गदर पार्टी के प्रीतम सिंह मौजूद हैं, ईश्वर सिंह मौजूद हैं, कपासी मौजूद हैं, कुछ और लोग मौजूद हैं। और ये वहाँ पे एक चाइनीज़ चाय की दुकान में मीटिंग होती है, जहाँ पे फ्यूजीवारा का ये कहना है कि भाई आप लोग आपस में अलग अलग संगठन मत बनाइए और एक नया संगठन बनाइए, इंडियन नेशनल आर्मी। तो ये वहाँ पे तय होता है कि इंडियन नेशनल आर्मी बनेगी, और वहाँ से फिर प्रीतम सिंह, सरदार प्रीतम सिंह और फ्यूजीवारा ये फिर जाते हैं मलेशिया, और वहाँ जाकर के ये जनरल मोहन सिंह से बातचीत करते हैं, और तब जनरल मोहन सिंह के हाथ में कमान दी जाती है INA के पहला जनरल बनने की। सर, एक तस्वीर मैंने देखा, आप 2 आर्म्स ले रहे थे थाईलैंड में जी, उसका थोड़ा बैकग्राउंड बताइए। हाँ, देखिए ये ऐसा है कि 2, एक रिवॉल्वर और एक पिस्टल, सरदार सेठ त्रिलोक चावला जो बहुत वरिष्ठ एक मतलब बैंकॉक के सिटीज़न थे, ये नेताजी के सेक्रेटरी के तौर पे भी काम किए थाईलैंड के अंदर। तो नेताजी जब अगस्त में थाईलैंड छोड़े हैं तो ये दोनों पिस्तौल उनको दी थी उन्होंने। अच्छा। और ये कहा था कि जब हम लाल किले पे पहुंच जाएंगे तब ये पिस्तौलें मुझे वापस कर देना, और वो पिस्तौल आज भी उनके परिवार ने रखी हुई है। Amazed, emotional, have no words holding these pistol and revolver of Netaji. So thankful to Shri Dharam Shri Chawla ji. These were gifted to his father Seth Trilok ji by Netaji before leaving Bangkok in August 45. But I can't tell you the positive energy one gets out of it. The whole feeling of Netaji, the whole feeling of INA, I have no words to express it. और एक तिवारी परिवार पे एक तलवार भी है, जो तलवार नेताजी ने इस परिवार को दी थी, क्योंकि इस परिवार का एक बहुत बड़ा योगदान था। अच्छा। भैयानाथ तिवारी गोरखपुर के रहने वाले, ये थाईलैंड में थे, और इनकी थाईलैंड में बहुत बड़ी ज़मीन थी, करीबन 20 एकड़ की, और ये वहाँ पे उनकी 200 गाय पालते थे और खेती करते थे। तो जब नेताजी ने रॉयल होटल के अंदर थाईलैंड में पहली बार भारतीय समुदाय को संबोधित किया, तो ये अपने परिवार के साथ वहाँ गए हुए थे, और ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन इन्होंने एक अपने बच्चे के हाथ, गांधी तिवारी के हाथ, एक कागज़ पे लिख के भेजा कि मैं तन मन धन से सब कुछ आज़ाद हिंद फौज को अर्पित करता हूँ। तो नेताजी पे जब वो गया तो नेताजी पढ़ नहीं पाए हिंदी में जिस तरीके से लिखा हुआ था वो, तो उन्होंने किसी से पढ़ने को कहा, और उसने जब पढ़ा तो नेताजी ने भैयानाथ तिवारी जी को इशारे से बुलाया और पूछा कि आप क्या अर्पित कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए, मेरे पास कोई बहुत पैसा वैसा नहीं है, मेरे ये 3 पुत्र हैं और मेरी पुत्री है। तो अपनी पुत्री प्रभावती जो थी उसको उन्होंने रानी झांसी रेजिमेंट में कराया, और शीतल तिवारी को INA में कराया, और गांधी तिवारी और पुलकारी तिवारी को उन्होंने बाल सेना में कराया। और अपनी 20 एकड़ ज़मीन जो है, चौलबुरी नाम की जगह है, वहाँ से करीबन बैंकॉक से 1.5 घंटे का रास्ता है, वो पूरी ज़मीन आज़ाद हिंद फौज को दे दी। मात्र 8 मासेर चेष्टाয় पिता जानकीनाथ बसुर कथा राखते তিনি ICS परीक्षा दिएছিলেন। তখন বলা হতো ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস। ইংল্যান্ডে গিয়ে পরীক্ষা দিয়েছিলেন, এবং আশ্চর্যের বিষয় তিনি ইন্ডিয়াতে 4th হয়েছিলেন এবং পদত্যাগ করেছিলেন, ব্রিটিশের গোলামি করেননি। আমি একটুখানি পড়ানোর চেষ্টা করছি। যখন তিনি পদত্যাগ করলেন তখন কেমব্রিজ সিভিল সার্ভিস বোর্ডের সেক্রেটারি মিস্টার রবার্টসের কাছ থেকে একটা অনুরোধ ছিল যে সুভাষের সাথে দেখা করবে। সুভাষের সাথে দেখা করলেন এবং সুভাষ বসুকে বললেন তুমি পদত্যাগ করো না, কিন্তু সুভাষ বসু তার চিন্তাভাবনায় অটল, এবং ফলে ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস থেকে প্রথম পদত্যাগকারী হিসাবে ইতিহাসের পাতায় নাম করলেন বঙ্গ সন্তান নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু। সত্যি ভাবা যায়, এক একটা ঘটনা না লোম খাড়া হয়ে যায়।
সুভাষ বসুর সঙ্গে না রামকৃষ্ণ এবং বিবেকানন্দর একটা নিবিড় সম্পর্ক ছিল। আমরা এমন কিছু অজানা তথ্য আজকে জানবো অমলান কুসুম ঘোষের কাছ থেকে। সুভাষচন্দ্র যখন মানে তরুণও বলবো না, কিশোর, তিনি তখন রামকৃষ্ণের দ্বারা এবং স্বামী বিবেকানন্দের দ্বারা সাংঘাতিকভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। তখন তিনি কটকের বাড়িতে ছিলেন এবং কোনো একটি তার প্রিয় বন্ধুর বাড়িতে তিনি বিবেকানন্দ রচনাবলীর একটা অংশ দেখেন, তখনও পুরোটা পাবলিশ হয়নি, এবং সেটা পড়ে মানে স্বামীজির লেখা পড়ে খুব প্রভাবিত হন। পরবর্তীকালে তিনি লিখেছিলেন যে বিবেকানন্দ এন্টার্ড ইনটু মি অ্যাট দ্য এজ অফ 15। যখন রাজনৈতিক মঞ্চে তখন তিনি বেশি সুযোগ পাননি ডেফিনেটলি। তিনি দক্ষিণেশ্বরে আনন্দময়ী মা এসেছিলেন, তাঁর দর্শন করেন এবং খুব সুন্দর একটি কথোপকথন ছিল। আনন্দময়ী মা তাকে বলেন যে বাবা, আমি শুনেছি তুমি খুব ভালো বক্তৃতা দাও, তা তুমি কিছু বলো, আমরা শুনি। তো সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন, মা আমি এখানে বক্তৃতা দিতে আসিনি, আমি শুনতে এসেছি। তখন মা বলে, আপনি কিছু বলুন। এটা 38 সালের ঘটনা। মা বলেছিলেন যে বাবা, তুমি যে এই দেশের কাজ করো কেন করো? তো সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন, আমার খুব ভালো লাগে তাই করি। তখন মা বলেছিলেন, তা ভালো, দেশের কাজ করো, একটু নিজের কাজও করো। সেটা হয়তো তাঁর জীবনে আমার মনে হয় আরেকটা টার্নিং পয়েন্ট, যার ফলে তিনি যখন চলে যান এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি সিঙ্গাপুরে ছিলেন, আপনারা জানেন, সেইখানেই তার যে প্রভিশনাল ফ্রি গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 43 সালে। সেই সময়ে সিঙ্গাপুরের যে রামকৃষ্ণ মিশন, সেখানে তিনি রাত্রিরে, গভীর রাতে রেগুলারলি যেতেন, তার অনেক তথ্য পাওয়া যায়। এবং সেই সময় সেই রামকৃষ্ণ মিশনের যিনি মহারাজ চার্জে ছিলেন, সেক্রেটারি ছিলেন, তিনি বুদ্ধ মহারাজ স্বামী ভাস্বরানন্দজি। পরবর্তীকালে ব্রিটিশ পুলিশ ভাস্বরানন্দজিকে অনেক ইন্টারোগেট করে, অনেক রকম তার লাঞ্ছনা হয়েছিল। তো সুভাষচন্দ্র সেই সময় ওই যুদ্ধ চলাকালীন তিনি একজন মানে হেড অফ দ্য স্টেট হওয়ার সত্ত্বেও তিনি যেতেন এবং মহারাজ গর্ভমন্দির খুলে দিতেন, সেই গর্ভমন্দিরে তিনি বসে জপ ধ্যান করতেন এবং তার ইচ্ছে অনুযায়ী মহারাজ স্বামী ভাস্বরানন্দজি, বুদ্ধ মহারাজ, তিনি একটি জপমালা এবং একটি চণ্ডী নেতাজিকে দিয়েছিলেন। এবং পরবর্তীকালে ফৈজাবাদে যখন তিনি গুমনামি বাবা মহাকাল তার চলে যাবার পর, 85 সালে চলে যাবার পর, তার জিনিসপত্র যখন ইনভেন্টরি বানানো হয়, তখন সেই চণ্ডী এবং জপমালা সেখান থেকে পাওয়া হয়েছিল। ভারতবর্ষ থেকে বেরিয়ে কিভাবে জার্মানি, জাপানের সাহায্য নিয়ে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করা যায়, তার ছিল এই লক্ষ্য। সুভাষচন্দ্র বসু এই অখণ্ড ভারত চেয়েছিলেন, পাকিস্তান ভাগ, বাংলাদেশ ভাগ এসব চাইনি। আমরা যেসব করছি আজকের দিনে, ও মুসলিম, ও হিন্দু, ও শিখ, এটা চাইনি। একটা অখণ্ড ভারতবর্ষ চেয়েছিল এবং অন্তর দিয়ে যারা ভারতবর্ষকে ভালোবাসে তারা যেন কোনোদিন ভারতবর্ষ ভাগ না চায়। এটা কিন্তু সুভাষ বসুর কথাটা মনে রাখতে হবে সারা জীবন। এরপরে আমরা কিন্তু আবার নেতাজি নিয়ে এপিসোড করব এবং আরও কিছু অজানা তথ্য আপনাদের সামনে তুলে ধরব। আজকে এই পর্যন্তই। নমস্কার, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।